शॉर्ट होता है, हमने पढ़ना भी होता है। चलें अब इधर देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर जो 3 है हमारे पास, फोर्स एंड मोशन, इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है और इससे आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने हमसे कहा है कि इम्पल्स को डिफ़ाइन करें। तो जैसा कि आप इस चैप्टर में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इम्पल्स क्या होता है कि जब एक बड़ी फोर्स किसी थोड़े से टाइम के लिए लगती है तो हम कहते हैं कि बॉडी के पास क्या है, इम्पल्स है। तो उस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम होगा उसको आप क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। ठीक। अब वो कह रहा है कि इम्पल्स का मोमेंटम के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो असल में किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। ये एफ क्रॉस टी जो है बेटा, इसी को इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। और वो हमारे पास किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम एम वी एफ माइनस एम वी आई के इक्वल होगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखें। तो आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। अच्छा, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम की अहमियत क्या है बेटा, इसकी अहमियत यही होती है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये जो मोमेंटम का लॉ है ये काबिल कबूल होता है, काबिल अमल होता है। इसकी क्या वजह है, पहले तो मैं आपको इसकी मिसाल दूँ कि ऐसा कब होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड नहीं है मुकम्मल तौर पे, लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाई करते हैं। कैसे, अगर आप गाड़ी में बैठे हों तो गाड़ी एक सिस्टम है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं। ठीक। आप सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, आपका मोमेंटम है ज़ीरो। अब गाड़ी अगर हवा में चले, हवा में यानी कि सड़क के ऊपर जब वो चलेगी तब हवा उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाएगी ना, उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नली बाहर से फोर्सेस लग रही हैं। लेकिन आप जब गाड़ी में जा रहे होंगे तो आपका पहले भी मोमेंटम ज़ीरो था, चल रही है, फोर्सेस आप भी लग रही हैं बाहर से, सिस्टम मुकम्मल तौर पे वो गाड़ी आइसोलेटेड नहीं है। आप वैसे ही जा रहे हैं, आप फिर भी वैसे के वैसे ही रेस्ट में बैठे हुए हैं, पहले भी मोमेंटम ज़ीरो था, अब भी मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है कि नहीं। तो सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि जब बाहर से लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो इतनी कम हों कि अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं वो ज़्यादा हों, बाहर वाली बहुत कम और अंदर वाली उसके मुकाबले में क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बाहर वाली फोर्सेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और मिसाल ले सकते हैं, वैसे गुब्बारे वाली मिसाल ले लें कि जब तक गुब्बारे के अंदर हवा भर के उसको हवा में रख दें तो बाहर से अगर हवा टकराती रहे, फोर्स लग रही है ना, अगर तो फोर्स कम होगी तो अंदर वाले जो गैस के मालिक्यूल्स आपने रखे हुए हैं अंदर हवा, उनके मोमेंटम में कोई फ़र्क, लेकिन अगर पकड़ के दबाएंगे ना फिर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगने से क्या चेंज होता है, मोमेंटम, फिर मोमेंटम चेंज होगा। तो बहरहाल तो बाज़ औक़ात हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इसलिए ये ला काबिल कबूल होता है क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं आर वेरी स्मॉल, बहुत कम होती हैं, एज कंपेयर टू, उसके मुकाबले, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन द इंटरेक्टिंग बॉडीज। इसका क्या मतलब कि अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं ना,
आपस में चीज़ें टकरा रही हैं, वो फोर्स ज़्यादा है बजाय इसके जो बाहर से लग रही है वो क्या है, कम है। तो जब अंदर वाली फोर्सेस बहुत ज़्यादा हों और आपस में जितनी फोर्सें वो टकरा रही हैं तो बाहर वाला उनको थोड़ा बहुत कुछ कह भी लेगा तो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड या इज एप्लीकेबल, काबिल कबूल है। ठीक है कि नहीं, बात समझ आ गई मैंने क्या कही है। गाड़ी की मिसाल बेस्ट है जो हमने की है, गुब्बारे वाली भी चलें। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, क्वेश्चन नंबर 11 बताएं जी। अच्छा जी देखिए, उसने क्या बताएं, फ़र्क करें। ये बड़ा अहम सवाल है, इतना ये पेपर में पूछ लेता है कि डिफ्रेंशिएट करें इलास्टिक कोलिजन और किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। किसमें बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में। अच्छा ये तो मेरा ख्याल है आपने चैप्टर में पीछे पढ़ा था ना, तो मैं इसके लिए फिर नीचे लिख देता हूँ, से योर बुक। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इलास्टिक कोलिजन की। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, रिमेन्स सेम। ठीक है बेटा, कि ऐसी कोलिजन जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती, एक जैसी रहती है। ठीक है। अच्छा ये जो कोलिजन है इन इलास्टिक, इसका भी आंसर आपके पास बुक में डेफिनेशन वहाँ लिखी हुई है बेटा। तो अगेन मैं यही कहूँगा, सी योर बुक। आप बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन देखें, वहाँ से इसको लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, इसमें सेम नहीं रहती, बस ये डिफरेंस है। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद आगे उसने क्या कहा है। अच्छा वो कह रहा है, उसने एक हमसे बात पूछी है जी, कह रहा है कि सम टाइम क्या होता है कि अगर आपकी एक बॉल हो, बाउंसिंग बॉल हो, उसको अगर हम एक गेंद को पकड़ के, एक फर्श है हमारे पास, फ्लोर है, ये एक फ्लोर है भाई, फर्श। आप एक गेंदी लेते हैं, यहाँ पकड़ के आप गेंदी को इतना ऊंचा, यहाँ से इसको नीचे फेंकते हैं, गेंदी जाएगी, फर्श के साथ टकराएगी, टकराने के बाद फिर इतनी ऊपर आएगी। और ये कंडीशन ये है कि जो आपका फ्लोर है स्मूथ हो, हार्ड हो, बिल्कुल सख्त हो, और इस तरह पत्थर का नहीं बना होता, बिल्कुल स्मूथ प्लेन सा बिल्कुल। ठीक है। तो जब उसके ऊपर गेंदी बेटा, उसके ऊपर गेंदी आप फेंकेंगे उसके ऊपर, तो वो गेंदी यहाँ से जाएगी नीचे, फिर उतनी बुलंदी पे आएगी। देखें पहले गई नीचे, उतनी बुलंदी पे फिर आई पहले केस में, फिर ऊपर आएगी उतना, फिर उतना ऊपर आएगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा अगर आप उसको बिल्कुल स्मूथ हमवार सी फर्श के ऊपर बार बार उसको एक दफ़ा बस गिरा दें तो ऊपर बार बार बाउंस करेगी ऊपर नीचे। अब इसकी वजह क्या है बेटा, इसमें देखें इस केस में ये है कि फ्लोर और फर्श के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो क्या है, इंतहाई स्मॉल है, जिस वजह से आपकी बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, वो तमाम केसेस में सेम ही रह रही है, मुकम्मल तौर पे सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। लेकिन हम कहेंगे कि आलमोस्ट करीबन 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 काइनेटिक एनर्जी एक जितनी रहती। बॉल जा रही है टकरा के, फिर उतना ऊपर आ रही है, फिर ऊपर आ रही है। ठीक है कि नहीं। अच्छा ये उस केस में जब फ्रिक्शन इंतहाई स्मॉल हो, बहुत कम हो। जब प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। अगर आप एक गेंद को फर्श के ऊपर गिराएं
उसकी भी बात कर लेते हैं कि आइडियल केसेस में तो ये ठीक है कि बॉल को आप एक फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा फ़र्श हो जिसमें फ़र्श और बॉल के दरमियान फ्रिक्शन इंतहाई कम हो, तो बॉल बार बार बाउंस करेगी, उतनी हाइट तक आएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो उसकी कोलिजन क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। पहला तो उसने ये सवाल पूछा, इसके ऊपर मैं कमेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ। दूसरा उसने कहा है कि प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी बताएं। प्रैक्टिकली बेटा ये होता है हमारे पास कि जब हम बॉल को गिराते हैं फर्श के ऊपर, हो सकता है आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा हो कि सर ऐसे तो नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं, होता तो ऐसे है कि गेंदी जाती है नीचे टकरा के, पहली दफ़ा तो ऊंचा आती है यहाँ तक, अगली दफ़ा इतना आती है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, है कि नहीं। तो गेंद की काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये जो हमारे पास कोलिजन है इसमें काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं रह रही, तो ये कोलिजन कौन सी है, इनइलास्टिक कोलिजन है। ये कौन सी थी, इलास्टिक कोलिजन थी, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, देखें जी, ये कोलिजन इसलिए इनइलास्टिक है कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये गेंदी के पास शुरू में क्या कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक ही थी ना, ये नीचे को आ रही है तेज़ी के साथ मूव करके। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बेटा जब फर्श के साथ गेंदी टकराएगी तो फर्श और गेंद में क्या होगी, फ्रिक्शन। अब जब कहीं पे फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन से कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एंड हीट, ठीक है। अब देखें, अगर ये मेरे पास समझ लें बॉल है फर्श पे गिराने लगा हूँ, तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी थी, पहले चक्कर में तो इतना ही आई, फिर इतनी आई, फिर नीचे रह गई, और आप जब गिरी है तो आपको आवाज़ भी सुनाई थी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो साउंड में कन्वर्ट हो गई और हीट में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज हो गई, ज़्यादा से कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो गई, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ये रीज़न फिर आपने ये इसमें लिख देना है। अब मैं ज़रा इसको लिखता हूँ, एज या व्हेन अ बॉल बाउंसेस, बार बार उछलना, ओवर अ स्मूथ एंड हार्ड फ्लोर, then its kinetic energy remains almost same and the friction is negligible, इंतहाई कम है, then the collision is elastic। कोलिजन क्या है बेटा हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन है। बात समझ आ गई है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी जो चीज़ उसने पूछी है, कमेंट उसने हमसे मांगे हैं कि प्रैक्टिकली फिर बॉल की, ये तो आइडियल केस था, एक फ़र्जी केस है, असल में तो ऐसे नहीं ना होता। वो कह रहा है प्रैक्टिकली फिर कहाँ जाती है आपकी एनर्जी, तो आपने बता दिया कि प्रैक्टिकली आपकी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट, फ्रिक्शन की वजह से हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमारी कोलिजन क्या हो जाती है, इनइलास्टिक। तो क्या होता है, इन जनरल आम तौर पर केसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज कन्वर्टेड, तब्दील हो जाती है, टू हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी डज नॉट remains सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं ना रहती, तो कोलिजन कौन सी है फिर इसमें, इनइलास्टिक, एंड द कोलिजन इज इनइलास्टिक। ठीक है बेटा, तो जो हमने कमेंट्स किए हैं वही बार बार हम बात कर रहे हैं। ये आइडियल केस था, हमने इसमें ये कंसिडर किया था कि बॉल और फर्श के दरमियान फ्रिक्शन इंतहाई कम है, इतनी कम है कि उससे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क, तो बॉल एक ही हाइट पे बार बार बाउंस कर रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ चेंज हो रही है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे बेटा। बस अच्छा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने एक असाइनमेंट की थी, रिमेंबर नहीं किया आपने असाइनमेंट? मैंने ये सारा आर्टिकल लिखवाया था, आप आए थे जब, तभी मैंने लिखवाना शुरू किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन किया हुआ है ना? अगर नहीं किया तो इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन जो है वो बुक के ऊपर मेंशन्ड है। सी योर बुक। टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन करेंगे। आगे क्या कह रहा है? अच्छा, रिलेशन हमने ड्राइव करना है या उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है, डेरिवेशन करनी है, किसके लिए बेटा? टाइम ऑफ लाइट। तो इसकी डेरिवेशन भी आपकी बुक के ऊपर मेंशन्ड है और ये मैंने सारी करवाई थी। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड हैं बेटा, वो लेक्चर आप निकाल के देख सकते हैं, बुक पे भी ये सारा मेंशन्ड है। ठीक है, ठीक है। तो अगेन आई विल से सी योर बुक। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास, ये तो पहली चीज़ थी टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा क्या है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगेन आई विल से योर बुक। ये मैंने करवाया था ना वहाँ पे, ये सारी डेरिवेशन करवाई थी बेटा। आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखें या बुक से इसको करें। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने वहाँ पे भी करवाया था कि बताएं भाई एट विच एंगल, के कितने एंगल, क्या क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी। तो अच्छा, मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास ये हमने किया था ना, इसको भी मैंने कुछ इस तरह से कहा था आपको कि भाई रेंज इज मैक्सिमम इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 45 डिग्री हो। तो उस केस के लिए जो वहाँ पे फैक्टर आ रहा था साइन 2 थीटा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। तो यहाँ से 2 थीटा को इधर रहने दें, साइन इनवर्स, साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया, 1 उधर पहले ही पड़ा हुआ है, ये आएगा इधर 90 कैलकुलेटर पे करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो रेंज तब मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो? 1 के, और उस केस में थीटा किसके इक्वल आएगा? 45 डिग्री का। ये इसका भी हमने सारा किया था वहाँ पे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इतना हिस्सा जो है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कहेगा डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आल्सो शो द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आगे लास्ट क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स चलें वो भी कर लेते हैं बेटा।
अच्छा आखिरी सवाल है 3.13 जो लिखने वाला है, ये इधर कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फिर आप इसको नोट कीजिएगा। देखें इधर, गौर से पहले बात को समझें, फिर आप लिख खुद भी लेंगे। कह रहा है बताएं किस नुक्ते पर या किन नुकात पर, यानी किस जगह पर प्रोजेक्टाइल मोशन की या प्रोजेक्टाइल की स्पीड ज़्यादा होती है और किस नुक्ते पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या कम होती है। अच्छा, अगर हम ट्रैजेक्टरी बनाएं, पाथ बनाएं कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया और गया और घूम के फिर इधर नीचे आया, तो बेटा जिस पॉइंट के ऊपर उसको थ्रो किया जाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ उसको फेंका है, और वो पॉइंट जहाँ उसने आगे ज़मीन को क्या किया है, हिट किया है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और आपको पता है जब किसी चीज़ को ऊपर को फेंकें तो पहले तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ऊपर को जाते जाते आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल सबसे ऊपर बुलंदी पे जहाँ तक उसने जाना है, तो वहाँ उसकी स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यही बात आप लिखेंगे, द प्रोजेक्टाइल विल हैव मैक्सिमम स्पीड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट वेयर इट विल हिट द ग्राउंड। दो पॉइंट्स के ऊपर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर और पॉइंट ऑफ हिटिंग, जहाँ पे जाके हिट कर रही है सरफेस को, ठीक है। द पॉइंट एंड द स्पीड विल बी मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको लिखते हैं ज़रा, आंसर इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ जाता है। The speed of projectile is maximum at the point of projection and at the point where it will hit the ground। बेटा बात समझ आ रही है ना, जो बात हमने की है वही हम लिख रहे हैं, इसलिए याद करना भी इंतहाई आसान है, ठीक है। वो कोई मैं आपको कुछ कह रहा हूँ लिख यहाँ में कुछ ऐसा तो नहीं ना हो रहा, वही बात जो हम कर रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, तो इंतहाई आसान चीज़ है, इस तरह याद करना। एंड द स्पीड विल बी मिनिमम, स्पीड मिनिमम होगी, मिनिमम भी कह सकते हैं और ज़ीरो भी कह सकते हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है कि नहीं, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इसके सफ़र के दौरान, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद अगले पेज के ऊपर कोई 2 MCQs हैं, वो देख लेते हैं बुक से ही, जो रह गए सवाल उसके ऊपर कल बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये पेपर में ये पूछे जाएंगे आपसे जो लिखने लाजमी थे। अच्छा, कह रहा है कि पेज नंबर 14 के ऊपर बताएं भाई सही जवाब का इंतखाब करें, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी से क्या मुराद है। बेटा बैलिस्टिक मिसाइल जिस पाथ के ऊपर गुजर के जाता है उसको क्या कहते हैं, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहते हैं। हमने पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल एक अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल होता है, जिसको ना तो कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती, खुद ही चल रहा होता है और बगैर किसी पावर के, यानी कि बगैर किसी एनर्जी या ताकत दिए पीछे से खुद ही वो उड़ा होता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, पहली लाइन वो क्या कहलाता है, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहलाता है। दूसरा है व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन। जब 2 बॉडीज़ आपस में इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो उनका मोमेंटम टकराने से पहले
और टकराने के बाद क्या रहता है हाफिज़ साहब? सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या होगा इसका? मोमेंटम दूसरा, ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा। अच्छा जी 3.4 जो इसके ऊपर भी एक दो कमेंट्स कर लेते हैं। कह रहा है स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें जो सही स्टेटमेंट है, सही बात है, उसका आप वजाहत करें या उसकी पहचान करें। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इफ़ इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग। कह रहा है अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? या फिर ऐसा करें भी, ये इसके ऊपर कमेंट्स करने पड़ेंगे, कल कर लेंगे, अभी आप नोट कर लें। ठीक है, कल इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, नोट कर लें इसको। अल्लाह हाफ़िज़।